कल हम लोग बहुलक का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन क्रैश कोर्स वाला पढ़ चुके थे। बस ये डाटा अब समझना है। इस डाटा से भी क्वेश्चन आता है, बोल देगा कि दो बहुलक का नाम लिखे, दो बहुलक का एकलक लिखे और उसका उपयोग लिखे। तो फिर इस डाटा से बनाना पड़ेगा। तो चलिए डाटा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, संक्षिप्त रूप है, ध्यान से देखिएगा। बहुलक पॉलिथीन है, ये बनता है एकलक इथीन से। पॉलिथीन में से पॉली हटा दो, क्या बचेगा, इथीन। पूछ देगा पॉलिथीन का निर्माण कैसे होता था, सीधे बोलेंगे इथीन का बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलिथीन बनता है। इथीन का फॉर्मूला ये है, इथीन का बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलिथीन बनता है। तो तुम कहोगे सर इसका क्या होगा, तो इसका होगा विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बनता है। तो इसका क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण कराते हैं तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन प्राप्त होता है, पीटीएफई या टेफ्लॉन प्राप्त होता है। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या पूछेगा पॉलिथीन का एकलक क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो पॉलिथीन का मोनोमर एकलक क्या होता है, इथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का तो पॉली हटा दो, क्या बचा, विनाइल क्लोराइड एकलक है। पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली हटा दो तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन एकलक है, किस एकलक है इसका, टेफ्लॉन का, कोई दिक्कत। तो चाहे सीधा क्वेश्चन पूछे पॉलिथीन का एकलक बताए तो इथीन, या पूछ दे पॉलिथीन कैसे बनता है, तो इथीन के बहुलीकरण से पॉलिथीन बनता है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलीकरण से पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन बनता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए बाबू, पॉलिथीन का एकलक इथीन। पॉलिथीन का क्या यूज होता है, पात्र बनाने में, घर का बर्तन बनाने में। हम लोग जो बर्तन घर में देखते हैं जैसे प्लास्टिक का कटोरी, प्लास्टिक का बाल्टी, तो तुम लोग कहोगे सर वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है बाबू, पॉलिथीन ही है। पॉलिथीन दो तरह का होता है, उच्च घनत्व पॉलिथीन और निम्न घनत्व पॉलिथीन। तो वो जो है उच्च घनत्व वाला पॉलिथीन है, जैसे प्लास्टिक, बाल्टी, बोतल, ये सब बनता है। बात समझ में आया। चलिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है विनाइल क्लोराइड से। इसका उपयोग, इसमें एक और उपयोग है घरेलू सामान बनाने, घर का सामान बनाने में। देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसका एकलक है। इसका उपयोग बैग बनाने में, बरसाती, बरसाती मतलब रेन कोट, जैसे बारिश के दिन में हम लोग ऊपर से पहन लेते हैं रेन कोट, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, बरसाती। या पीवीसी पाइप आता है मार्केट में, देखना बहुत मजबूत होता है, तो पीवीसी पाइप बनाने में भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है। अब देखो बाबू, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन का एकलक क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, इसका उपयोग बर्तन को नॉन स्टिक बनाने में। बर्तन को नॉन स्टिक मतलब वह बर्तन जिसमें तेल का कम खर्च होता है, और उस बर्तन में हम लोग लोहा का छलनी वलनी नहीं चलाते हैं, उसमें लकड़ी के छलनी से इधर उधर चलाकर सब्जी बनाते हैं। बर्तन के ऊपर एक तरह का परत चढ़ा रहता है नॉन स्टिक, जो बहुत कम तेल को सोखता है और कम तेल में ही खाना बन जाता है। बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में, क्या बनाने में, इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में इसका उपयोग होता है। ये देखो अगला, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉली हटा देंगे तो क्या बचेगा, एक्राइलोनाइट्राइल इसका एकलक है, मोनोमर है। इसी को बोलते हैं ऑर्लॉन। इसका उपयोग क्या है, संश्लेषित रेशा बनाने में उपयोग होता है, ऊन तैयार करने में, मतलब रेशा बनाने में और ऊन तैयार करने में। संश्लेषित मतलब होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया है। अब देखिए जितना पॉली वाला है, पॉली हटा देंगे तो एकलक निकल जाएगा, तो और पॉली वाला है वो पहले पढ़ लेते हैं। एक दो और पॉली वाला है वो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए देखो भाव, पॉलीस्टाइरीन, पॉली हटा देंगे तो क्या बचेगा, स्टाइरीन, स्टाइरीन एकलक हो गया। अब एग्जाम में पूछ दे कि पॉलीस्टाइरीन का निर्माण कैसे होता है, इसका एक उपयोग लिखे, तो क्या लिखेंगे, स्टाइरीन, जब स्टाइरीन का बहुलीकरण करते हैं तब पॉलीस्टाइरीन बनता है। इसका उपयोग टीवी कैबिनेट बनाने में और खिलौना और कंघी बनाने में होता है। टीवी कैबिनेट का मतलब समझ रहे हो, टीवी का खोखा। पुरानका जमाने में जो टीवी आता था इतना बड़का बड़का आता था, और तो इतना पत्थर पत्थर रहता है, तो बड़का बड़का टीवी आता था, देखना खोखा ऊपर से लगा रहता है, वो खोखवा बनता था किसका, पॉलीस्टाइरीन का। क्लियर है, बात समझ में आया। ये देखो पॉलीप्रोपीन, पॉली हटा दोगे तो क्या बचेगा, प्रोपीन, तो प्रोपीन एकलक हो गया। या एग्जाम में पूछ दे पॉलीप्रोपीन किसे कहते हैं, तो पॉलीप्रोपीन का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोपीन के बहुलीकरण से पॉलीप्रोपीन बनता है। इसका उपयोग क्या होता है, कालीन और डोरी बनाने में। कालीन समझते हो, शादी ब्याह में या घर में लोग कालीन बिछाते हैं। शादी ब्याह बारात वारात में जाओगे तो स्वागत करने के लिए कालीन बिछाया जाता है, उस पर लोग चप्पल जूता पहनते हुए चलता है, लगता है जैसे राजा महाराजा के घर का आदमी कोई आ रहा है। तो देखो इधर कालीन और डोरी बनाने में, रेशा बनाने में उपयोग होता है। अब देखो बाबू, अब ये पॉली वाला खत्म हुआ, बिना पॉली वाला देखो, यहां तक पढ़ाए थे। अब देखो नियोप्रीन,
नियोप्रीन किससे बनता है? नियोप्रीन का एकलक क्या है? क्लोरोप्रीन। तो एग्जाम में ये पूछा है नियोप्रीन का निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग लिखें। तो क्या बाबू, जब क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो नियोप्रीन का निर्माण होता है। इसका उपयोग वाहक पट्टा बनाने और गैस्केट बनाने में होता है। वाहक पट्टा मतलब जिस पर सामान रख दो तो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएगा। जैसे हम लोग अगर एरोप्लेन, कहा एरोप्लेन, एरोप्लेन हवाई अड्डा पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पर जब सामान लेकर जाते हो तो छोटका सामान तुम एयरपोर्ट में अपने पास ही रख सकते हो, लेकिन बड़ा बड़ा सामान नहीं रख सकते हो। वो एयरपोर्ट के मतलब एरोप्लेन के लगेज में रखा जाता है, उस सामान को तो रखा जाता है। और जब वो सामान आता है तो एरोप्लेन से निकलते ही आपको नहीं मिलता है, एरोप्लेन से अंदर निकल कर एयरपोर्ट पर आइएगा तो वहां देखिएगा इतना बड़ा एक मशीन रहता है, वो चलते रहता है, उसी पर सामान रख कर आता है। तो वो जो सामानवा रख कर अपने मन मशीनवा चलते रहता है, वो है वाहक पट्टा, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला। बात समझ में आया? अभी ज्यादा डीपली वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स है, सब पढ़े हैं आप, बस केवल रिवीजन भर कर आ रहा है। देखिए इधर गैस्केट बनाने में देखिए नट बोल्ट, देखिए नट बोल्ट के बीच में कभी कभी देखना पातर पातर कोनो चीज दिया रहता है, वो है नट बोल्ट का सपोर्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? गैस्केट। गैस्केट बनाने में नियोप्रीन का उपयोग होता है। ब्यूनाइन किससे बनता है? 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। अगर पूछ दे ब्यूनाइन का निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग लिखे, तो क्या लिखेंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का बहुलीकरण करते हैं तो ब्यूनाइन प्राप्त होता है। इसका उपयोग छपाई वाला रोलर बनाने में, छपाई करने के लिए, जैसे कार्ड प्रिंट करने के लिए छपाई किया जाता है, फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए छपाई किया जाता है, उसका जो रोलर बनता है वो किसका बना होता है? ब्यूनाइन का। और टंकी का अस्तर, टंकी का नीचे वाला भाग मतलब अस्तर बनाने में किसका उपयोग होता है? ब्यूनाइन का। ब्यूना एस, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछ चुका है एग्जाम में, पूछा है ब्यूनाइन और ब्यूना एस में अंतर क्या है, तो लिख सकते हैं आप, यह 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रोलाइट के बहुलीकरण से बनता है और यह 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन के बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखो इसका उपयोग टायर बनाने में और जूता बनाने में, टायर बनाने में और जूता बनाने में ब्यूनाइस का उपयोग होता है। डेक्रॉन, डेक्रॉन का एक और नाम है टेरलिन। डेक्रॉन का एकलक क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड। बात समझ में आया? अब देखो अगर पूछ दे डेक्रॉन का निर्माण कैसे होता है तो क्या लिखोगे? इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड के बहुलीकरण से डेक्रॉन का निर्माण होता है। इसका उपयोग सीट बेल्ट बनाने में, कार बस ट्रक में बैठते हो तो देखना कार में बैठोगे तो सीट बेल्ट लगाने वाला देता है, उस सीट बेल्ट वह बना होता है किसका? डेक्रॉन का। टेरी कटन कपड़ा बनाने में, टेरी कटन का कपड़ा आता है, सस्ता आता है, गाँव में लोग देखते हो ना शादी ब्याह में प्लास्टिक में चका कपड़ा पैक कर देता है, शादी ब्याह में खूब चलता है, छोटका छोटका पैक कर कपड़ा आता है, वो टेरी कटन का होता है, कम दाम में मिलता है। लोग शादी ब्याह में, इसके शादी में वो दे दिया, उसके शादी में फिर दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा वाला शादी होगा तो चौथे में दे देगा, तो ये कपड़ा घूमते रहता है जैसे सोमपापड़ी लोगों के घर घूमते रहता है। देखो इधर नाइलन 66, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में ही कि ये दो चीज से मिलाकर बनता है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। तो सिंपल से डेफिनेशन होगा, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड के बहुलीकरण से नाइलॉन 66 बनता है। इसका उपयोग रस्सी और दंत ब्रश का रेशा बनाने में, रस्सी बनाने में उपयोग होता है। जो दांत धोने वाला उसमें रेशा होता है, देखना बहुत मजबूत होता है, हम लोग धोते हैं मुंह, जल्दी वो टूटता नहीं है। छोटका बस वो सब धोने के अलावा क्या करता है? कूटने लगता है, उसको कूट कूट कर एकदम चबा जाता है सब, 2 दिन में लगेगा कि एकदम 2 साल पुराना ब्रश है। तो देखो बाबू नाइलॉन 66 किससे बनता है? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से। इसका उपयोग रस्सी और दंत ब्रश का रेशा बनाने में होता है। मोजा और स्वेटर बनाने में भी किसका उपयोग होता है? नाइलॉन 66 का। अब देखो बाबू नाइलॉन 6, ये पूछा गया एग्जाम में, कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण करते हैं तो नाइलॉन 6 प्राप्त होता है। इसका उपयोग बुने वस्त्र और डोरी बनाने में होता है। टायर का रस्सी, तुम कहोगे सर रस्सी तो जानते हैं, टायर का रस्सी क्या होता है? देखना जब ट्रक रोक का चक्का फटता है ना तो उसको फाड़ोगे ना तो उसमें रस्सी की तरह निकलता है, तो वो रस्सी की तरह ही निकलता है टायर में, वो रस्सी की तरह जानबूझ कर बनाया जाता है कि ज्यादा मजबूत हो जाए। तो टायर का रस्सी बनाने में वो किससे बनता है? नाइलॉन 6 से। बेकलाइट, बेकलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। बेकलाइट से क्या बनता है? स्विच और बर्तन का हैंडल, जैसे कुकर देखे होगे, कुकर का हैंडल है, कुकर तो अल्युमिनियम से बनता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है तो जल्दी खाना बनता है, इसलिए कुकर अल्युमिनियम से बनता है।
अब देखो उसका हैंडलवा देखोगे तो काला रंग का होगा कोकारवा का, तो तुमको लगेगा प्लास्टिक चढ़ाया गया है, वो प्लास्टिक नहीं है, क्या है, बेकलाइट। क्या है, बेकलाइट। तो बोलो बेकलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से बेकलाइट बनता है। इसका उपयोग स्विच बनाने में और बर्तन का हैंडल बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन पहले ही पढ़ा चुके थे। अब देखो ग्लिप्टन। ग्लिप्टन जब इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का बहुलीकरण करते हैं तो ग्लिप्टल प्राप्त होता है। या पूछ दे ग्लिप्टल का एकलक क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, तो इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। इसका उपयोग पेंट बनाने में और सीमेंट बनाने में होता है ग्लिप्टल का उपयोग। प्राकृतिक रबर एग्जाम में पूछ चुका है। जब आइसोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। यह पूछेगा प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है, तो आइसोप्रीन। इसका उपयोग टायर बनाने में और रबर का नली मतलब रबर का पाइप बनाने में होता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? ये चैप्टर का पूरा संक्षिप्त रूप है। बोलो अब बहुलक का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, बृहत अणु कोलाइड। उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं। इस बड़े बड़े अणु को बृहत अणु कोलाइड कहते हैं। उच्च अणु द्रव्यमान वाले बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं, इसे बृहत अणु कोलाइड कहते हैं। जैसे सेलुलोज, नाइलॉन, स्टार्च और पॉलीथीन। सेलुलोज, नाइलॉन, स्टार्च और पॉलीथीन। क्लियर है, बात समझ में आया? कोई परेशानी? हाँ तो बाबू अब बहुलक चैप्टर खत्म हो गया, 14 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, अब 15 नंबर चैप्टर पढ़ा रहा है। बोले थे ना कि जब प्रैक्टिकल चलेगा तो 14, 15, 16 पढ़ाएंगे, और जैसे ही प्रैक्टिकल सारे स्टूडेंट का खत्म होगा तब ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा, कि लास्ट में पढ़ाया जाएगा तो एग्जाम तक याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं या एमिनो एसिड किसे कहते हैं? आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ही डिफिनेशन है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आर बॉन्ड CH, COOH, NH2। आर बॉन्ड CH, COOH, NH2। थोड़ा ध्यान से देखो, उल्टा लिख दिया। आर बॉन्ड C ऊपर NH2, COOH। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कौन समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह। ये है एमिनो समूह। कोई दिक्कत? तो वह यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह एक ही अणु के अंदर होता है, मतलब एक ही अणु में होता है, उसे क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। वह यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह एक ही अणु में होते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल है एकदम। वह यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों एक ही अणु में होता है या पाए जाते हैं उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। यह देखो एमिनो अम्ल के उभयधर्मी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा उभयधर्मी क्या है। तुम लोग नाम सुना होगा उभयचर, मेढक, बेंग जानते हो? बेंग, बेंग उभयचर होता है, पानियों में रह सकता है, नदियों पानियों में रह सकता है, धरतियों पर रह सकता है। उसी तरह कह रहा है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब इसमें दो चीज का गुण होगा, अम्ल का और क्षार का। तो उभयधर्मी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखो थोड़ा ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो आर बॉन्ड CH ऊपर NH2 COOH। ये देखो ये है क्षारीय और ये क्या है? अम्लीय। आंसर सीधे समझ लो। आइए तो एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह होता है, इसलिए एमिनो अम्ल का व्यवहार उभयधर्मी होता है। हो गया आंसर। एमिनो अम्ल में क्षारीय और अम्लीय, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये अम्लीय ये क्षारीय। एमिनो अम्ल में अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह होता है, इसलिए एमिनो अम्ल का व्यवहार उभयधर्मी होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, उदासीन, अम्लीय और क्या? क्षारीय एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन कब होता है बाबू? जब 5 को प्लस और 5 को माइनस और दोनों कट कर 0, उदासीन हो गया। तब मान लो 5 को प्लस 5 को माइनस कट कर 0, तो मतलब दोनों समान होना चाहिए। तो देखो
वह एमिनो अम्ल जिसमें समान अम्लीय समूह और समान क्षारीय समूह होता है। मतलब एक गो अम्ल होगा तो एक गो क्षार, दो गो अम्ल होगा तो दो गो क्षार, पांच गो अम्ल होगा तो पांच गो क्षार, तो कट कर वो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, उदासीन। तो वह एमिनो अम्ल जिसमें समान अम्लीय समूह और समान क्षारीय समूह होता है उसे उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन एग्जाम्पल है ये। अब देखो अम्लीय एमिनो अम्ल, नामे है अम्लीय तो मतलब अम्ल अधिक होगा, क्षार कम होगा। तो देखो वह एमिनो अम्ल जिसमें अधिक अम्लीय समूह और कम क्षारीय समूह होता है उसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे ल्यूसीन। अब देखो क्षारीय या भास्मिक एमिनो अम्ल, तब क्षारीय नाम है तो क्षारीय अधिक होगा, तो वह एमिनो अम्ल जिसमें अधिक क्षारीय समूह और कम अम्लीय समूह होता है उसे क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड। कोई परेशानी? क्लियर है? इस तीनों में से ये पूछा है एग्जाम में, पूछा है उदासीन एमिनो अम्ल क्या है, इसका एक उदाहरण लिखे। तो क्या लिखोगे? वह एमिनो अम्ल जिसमें समान अम्लीय समूह और समान क्षारीय समूह होता है उसे उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, इसका फॉर्मूला है ये। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो अनावश्यक एमिनो अम्ल और आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल और आवश्यक एमिनो अम्ल, ध्यान से। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होता है, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में ही बनता है और जिसकी संख्या 10 होती है उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। आवश्यक एमिनो अम्ल, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनते हैं, शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं लेकिन शरीर के वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, इसे भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। इसकी भी संख्या 10 होती है। एग्जाम्पल वेलिनिन, ल्यूसीन। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, मतलब वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनता, वह एमिनो अम्ल जो शरीर में बनता है और जिसकी संख्या 10 होती है उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। वह एमिनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनता है लेकिन वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए उसे भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। ज्विटर आयन आज का लास्ट टॉपिक है, ज्विटर आयन या द्विध्रुवीय आयन। तो देखो अभी एमिनो अम्ल पढ़े थे, देखो R बॉन्ड CH ऊपर NH2, एमिनो अम्ल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, R बॉन्ड CH ऊपर NH2 COOH। अब तुम बताओ बाबू, ये जब टूटेगा H और O तो H पर क्या आएगा, प्लस, और O पर माइनस। ये प्लस वाला नीचे से चला जाएगा कहाँ, ऊपर। प्लस वाला नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ये एमिनो अम्ल का फॉर्मूला था, ये टूटेगा OH, H पर प्लस, O पर माइनस था, H वाला ऊपर चला जाएगा। ये H प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो बताओ ये COOH एक प्रोटॉन का त्याग करता है और NH2 एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो R बॉन्ड CH ऊपर क्या, NH2 में H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, NH3, प्लस का प्लस रहेगा इस पर, अब बचा क्या, COO माइनस। यही है बाबू आपका क्या, ज्विटर आयन। कौन आयन, ज्विटर आयन। तो सीधा समझो, जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का कार्बनिक समूह एक प्रोटॉन को त्याग करता है और एमिनो समूह एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण द्विध्रुवीय आयन, मतलब द्विध्रुवीय आयन मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, एगो प्लस एगो माइनस, जिसके कारण द्विध्रुवीय आयन का निर्माण होता है, इसे ही ज्विटर आयन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का कार्बनिक समूह एक प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, एक प्रोटॉन का त्याग करता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण द्विध्रुव आयन का निर्माण होता है, इसे ज्विटर आयन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।